हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू सरस विजडम। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले चैप्टर 2 क्लास 8 रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल वेब। आप सभी जानते हैं कि क्लास 6, 7, 8 और 9 ये चारों क्लास का एनसीईआरटी चेंज हो चुका है एसएसटी का। तो अब एक नए सिरे से शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। तो जो भी नए चैप्टर्स आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस जो बुक्स थे उसके सारे चैप्टर्स अपलोडेड था यूट्यूब पे, बट अभी जो नए चैप्टर आए हैं तो उसको नए सिरे से और इंटरेस्टिंग वे में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए इसको भी खत्म करते हैं। इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़े हुए थे, पार्ट 2 में क्या क्या चीज़ पढ़ना है उसको थोड़ा सा अच्छा से डिस्कस करते हैं और फिर इस चैप्टर का फुल फ्लेज वो आपका कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब इसमें क्या है, जैसा हम जानते हैं कि मुगल एम्पायर, ठीक है। मुगल एम्पायर के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारी चीजें पढ़ी है कि मुगल एम्पायर जो है, ये मुगल एम्पायर दो वर्ड से मिल के बना हुआ है। ये किससे? मुगल जो है मंगोल और टर्किश, ये दो वर्ड से मुगल एम्पायर। और मुगल एम्पायर मतलब जो था, दो वर्ड्स को छोड़ करके, जो बाबर था उसकी जो माँ थी, ठीक है, वो मंगोलियन ओरिजिन के थे। तो मंगोलियन ओरिजिन के होने के कारण उसने अपनी माँ के नाम पे इस एम्पायर का नाम मुगल एम्पायर रखा। और बाबर के जो फादर थे वो टर्किश थे। जैसे कि हम जानते हैं एक चीज कि 1398 में एक इन्वेडर जो था इंडिया पे अटैक किया था, उस इन्वेडर का नाम तैमूर लंग था। तो वो कहाँ से था? टर्की से था। और वो फोर फादर्स मतलब कहीं ना कहीं ये टर्की के इस इन्वेडर का रिलेशन था बाबर के साथ। तो मंगोलों के नाम पे, क्योंकि उसकी माँ मंगोल थी, इस एम्पायर का नाम मुगल एम्पायर रखा गया। वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर है। और इसका टोटल ड्यूरेशन की अगर बात करते हैं तो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से लेकर के 1707 तक, जिसमें औरंगजेब की डेथ हो जाती है। ऐसे पार्शियल वे में अगर हम बात करते हैं तो 1857 तक लगभग एम्पायर छोटे छोटे पार्ट में रूल करते हैं। लेकिन जो रियल प्राइम टाइम था वो था 1526 से 1707 के बीच में, जिसमें 6 पावरफुल मुगल रूलर थे: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। It was founded in 1526 and ruled a large part of the Indian subcontinent for more than 3 centuries. लगभग 300 साल के आसपास तक इस एम्पायर ने इंडिया पे रूल किया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स, इसको जानने से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर में आएंगे आपके वो जो 6 हमने अभी नाम लिया है वो। और क्या बाबर को रेड कारपेट पे वेलकम करते हुए मिला था कि हाँ भाई बाबर तू आजा, इंडिया पे अटैक कर ले? वैसे नहीं। वहां पर दौलत खां लोधी, जो इब्राहिम लोधी के चाचा थे, उन्होंने लाहौर के गवर्नर थे, और उसने बाबर को इनवाइट किया था। कहा तो ये भी जाता है कि राणा संगा ने भी बाबर को बोला था कि आकर के इंडिया पे कंट्रोल करो, बट राणा संगा और बाबर के बीच में अच्छी खासी बैटल होती है। अच्छा, 3 ईयर इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे तो 1526 है, इसके बाद 1527 है, फिर 28 है, और फिर 29 है। बाबर अपने लाइफ का 4 इंपॉर्टेंट बैटल जो इंडिया में लड़ा था, उसमें से फर्स्ट बैटल था बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, इब्राहिम वर्सेस बाबर, जिसमें बाबर के पास अप्रॉक्स 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के पास 1,20,000 सैनिक के आसपास थे। बट बाबर के सैनिक जो थे वो वेल लेवल सैनिक थे, मतलब वो सैनिक ही थे, वो प्रॉपर प्रैक्टिस, वो प्रॉपर मार काट करना, प्रॉपर ट्रेनिंग, अच्छे घुड़सवार, ये सारी चीजें, बस उनका काम था लड़ना। इब्राहिम लोदी के जो सैनिक थे वेल ट्रेन नहीं थे, संख्या कितनी भी उससे मैटर नहीं करता, स्किल बाबर के पास थी। बाबर वो पहला रूलर था जिसने तोपों का प्रयोग किया इंडिया में, और 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में हरा देता है इब्राहिम लोदी को आसानी से। और इब्राहिम लोदी को हराने के साथ ही डायनेस्टी खत्म हो जाती है, लोदी डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और मुगल डायनेस्टी सेटअप होते हैं। 1527 बैटल ऑफ खानवा, 1528 बैटल ऑफ चंदेरी, और 1529 बैटल ऑफ घाघरा। खानवा में राणा संगा के साथ लड़ा था। वहीं राणा संगा जो ग्रेट वॉरियर में से एक थे, मतलब है बहुत से, एक आंख नहीं था, एक पैर भी नहीं था, ठीक है, फिर भी अपनी लाइफ में कोई बैटल नहीं हारे थे। वो खानवा में बाबर से हार जाते हैं। 28 में चंदेरी की वॉर होती है मेदिनी राय के साथ, उसमें बाबर मेदिनी राय को हराता है, और 29 में अफगानों को हराता है। और इस तरह से बाबर पूरी तरह से सॉलिडिटी के साथ इंडिया में अपनी एम्पायर को सेटअप करता है। याद रखिएगा, बाबर अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी था। बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर आफ्टर डिफिटिंग द इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराता है। ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू मिलिट्री टेक्निक्स एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल रूल इन द इंडिया
हुमायूं के बारे में अगर हम बात करें तो उसको हम नेक्स्ट फेज में देख लेंगे कि हुमायूं 1530 से लेकर के 1540 के बीच में इंडिया पर रूल किया था। फिर 1555 से 1556 के बीच में हुमायूं द सन ऑफ बाबर फेस्ड द मेनी चैलेंज ड्यूरिंग दिस रीजन। हुमायूं जो कि बाबर का बेटा था और बाबर के बाद मुगल एम्पायर का रूलर बना, उसने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का मतलब कि उसके टाइम पीरियड में एक पावरफुल इंडियन अफगान रूलर था और उसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज क्रिएट किया। किसके लिए? इब्राहिम लोदी के लिए। मतलब इब्राहिम लोदी को इनके लिए, हुमायूं के लिए बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट किया। अब आते हैं हुमायूं के बारे में। तो जैसा हम डिस्कस किए कि 1530 से 1540 के बीच में हुमायूं ने फर्स्ट टाइम रूल किया। और 15 हुमायूं के मतलब वो एक अलग ही कहानी प्रचलित है कि हुमायूं का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगा और बाबर का तबीयत मतलब बाबर तो अच्छा खासा भला चंगा आदमी था। बाबर हुमायूं से बड़ा प्रेम करता था और उसने अल्लाह से दुआ ऐसी दुआ मांगी कि आप मेरी प्राण हर लो लेकिन मेरे बेटे की का जान बख्श दो। होता भी ये है, बाबर की तबीयत धीरे धीरे खराब होती है, हुमायूं ठीक हो जाता है और बाबर की डेथ हो जाती है। देखो बड़ा ही एक अलग लेवल का विडंबना है। तुम देखोगे बहुत सारे ऐसे रूलर हैं जो दिल्ली सल्तनत और मुगल डायनेस्टी का 4 साल रूल किए। पता नहीं चार को लेकर के इनको कौन से ऑब्सेशन थे। और 1555 टू 1556 इनका दूसरा फेज रहता है। हुमायूं द सन ऑफ बाबर फेस्ड मेनी चैलेंजेस ड्यूरिंग दिस हिज रीजन। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है कौन? द सन ऑफ द बाबर फेस्ड मेनी चैलेंजेस ड्यूरिंग दिस रीजन, but he lost his kingdom to Sher Shah Suri but later regained it with the help of Persian rulers। अच्छा ये हुमायूं जो है एक बैटल था 1539, बैटल ऑफ चौसा, बक्सर से 10 किलोमीटर दूर है वेस्ट साइड में अप्रोक्स। तो वहां पर हुमायूं जो था बंगाल के विद्रोह को प्रेस करके मतलब रिप्रेस करके आ रहा था आराम से गंगा रिवर के किनारे चौसा में रेस्ट कर रहा था। तो सोई हुई हुमायूं की आर्मी पे रात के 12 बजे के बाद अटैक करता है शेरशाह सूरी। अफरा तफरी मच जाती है। हुमायूं घोड़े के साथ गंगा नदी में कूद जाता है और फिर कैसे भी करके जान बचाता है। और मान लो कि अगर एक तुक्का था, ये रात में अटैक था और शेरशाह सूरी कैपेबल नहीं था तो से मतलब कंटिन्यू 3-4 वॉर में हराता है, कलिंजर में हराता है और भी बहुत सारे जो वॉर हुआ जिसके बीच में इब्राहिम ए, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, उसमें शेरशाह सूरी हुमायूं को आसानी से हराता है। हिज रीजन हेल्प रिस्टोर मुगल पावर इन इंडिया। जब वापस शेरशाह सूरी को लेकर के अलग वो स्टोरी है कि 1545 में अपने ही आर्मी कैंप में वो निरीक्षण कर रहा था कि उसके पास तो बम बारूद के गोले कितने, दुश्मन की एक गोला आती है उसी में ब्लास्ट हो जाता है और शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है। भले ही सूरी डायनेस्टी 10 साल और एक्सटेंड करके 1555 तक रूल करते हैं, बट शेरशाह जैसा कैपेबल रूलर इंडियन हिस्ट्री में नहीं मिला। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा था, इसने रोडवेज बनाए, इसने रेस्ट हाउसेस बनाए, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टैक्स कलेक्शन की जो कॉन्सेप्ट है उसको अकबर ने भी अपनी लाइफ में ऐड किया, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड किया। हिज रीजन हेल्प रिस्टोर मुगल पावर इन इंडिया। इसके रीजन्स ने स्टोर किया मुगल पावर को इंडिया में। हुमायूं डिड नॉट एक्ट क्विकली और स्ट्रांगली इनफ टू क्रश शेरशाह अर्ली। आसानी से शेरशाह को नहीं हरा पाया हुमायूं। Humayun army was weakened by the poor planning, confusion and lack of unity among his supporters। मतलब हुमायूं की आर्मी के बीच में वो हुमायूं के पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, लैक ऑफ यूनिटी थी और सपोर्टर्स वो मतलब वेल ट्रेंड नहीं थे, ऑर्गेनाइजर्स नहीं था, अच्छा हुमायूं रूलर नहीं था। सिंपल सी बात। मरा कैसे? तो सीढ़ी से गिर करके, मतलब अपने उसने एक लाइब्रेरी खोल रखी तो वहां पर गया पढ़ने और सीढ़ी से गिरा और सीढ़ी से गिरने के बाद उसकी डेथ हो गई। ठीक है। अब आते हैं तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट मुगल रूलर के बारे में जिसका नाम अकबर था, जो 1556 से 1605 तक अप्रॉक्स हाफ सेंचुरी पूरा कर दिया था। अकबर वाज द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर थ्रू द कंक्वेस्ट एंड अलायंसेस, इंप्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशंस एंड इंट्रोड्यूस पॉलिसीज ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। अच्छा, अकबर इतना ज़्यादा दिन तक क्यों रूल किया? अकबर जो दुश्मन थे, मतलब मुस्लिमों का जो सबसे बड़ा दुश्मन था उसमें राजपूत रूलर्स थे, तो राजपूतों के साथ उसने मैरिज अलायंस बनाई। जोधा बाई उसकी वाइफ। तो राजपूतों में जो पावरफुल कुछ राजपूत थे वो अकबर के लिए काम करते थे, अकबर के जनरल्स थे, अकबर के दरबार में फाइनेंस मिनिस्टर जैसे पोस्ट पे टोडरमल थे, मानसी जनरल थे। तो इस तरह से अकबर ने मतलब एक तो अच्छा वॉर भी लड़ा, उसके अलावा मैरिज अलायंस बनाया, इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स भी रखा, इसके दरबार में 9 जेम्स भी थे
और रिलीजियस टॉलरेंस था, मतलब ऐसा नहीं कि आपको इस्लाम ही फॉलो करना है, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं था। तो ऐसी कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज दे करके अकबर ज़्यादा दिन तक रूल कर पाया। अकबर का जो स्टार्टिंग का कुछ टाइम पीरियड था वो थोड़ा सा स्टेबल था, बाद के टाइम पीरियड में उसे बहुत सारी बैटल लड़नी पड़ती है। नाइन जेम्स ऑफ अकबर कोर्ट बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है कि अकबर के कोर्ट में नाइन जेम्स कौन थे, तो अबुल फजल था, फैजी उसका भाई, तानसेन थे बड़े म्यूजिशियन, बीरबल वो हाजी जवाबी के लिए टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे, राजा मानसी जनरल थे, अब्दुल रहीम खान खाना जो थे वो पोइट थे अच्छे लेवल के, फकीर अजियुद्दीन मतलब रिलीजियस मैटर्स देखते थे, मुल्ला दो प्याजा जो था वो बावर्ची था, बाद में चल करके अच्छे पोस्ट पे गया अकबर के दरबार में। अकबर कि जो बेटा सलीम था उसने अपने अकबर के लास्ट टाइम पीरियड में विद्रोह ऐसा कर दिया। अकबर ने बहुत सारे रिफॉर्म भी किया, फतेहपुर सीकरी में उसने बड़ा सा फोर्ट बनवाया, बाद में वो चेंज करना पड़ा उसे उस प्लेस को, क्योंकि वहाँ पर कोई रिवर नहीं, वाटर बॉडीज नहीं है। अकबर गुजरात विजय विजय के बाद वो बुलंद दरवाजा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। कुछ ऐसी बातें आपको याद करनी होती है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, कहा जाता है कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, लेकिन अकबर मतलब बहुत ऐसे प्रमाण आपको नहीं देखने को मिलते हैं जिसमें अकबर और राणा प्रताप के बीच में 1v1 हुआ हो, नहीं देखने को आपको मिलता है। तो अकबर के पास बड़ी आर्मी थी, जनरल से तो इसके जनरल लड़ते थे। अकबर को शायद इस बात का डर था कि राणा प्रताप के साथ 1v1 इन्वॉल्व होने में उसकी डेथ भी हो सकती है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप की डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप वहां से स्केप कर जाते हैं, उनकी टीम वहां से उनको स्केप करके ले जाती है और बाद में मुगलों के लिए बड़ा चैलेंज क्रिएट करते हैं। इसके बाद जो फर्स्ट सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था 1556 में, उस समय अकबर मात्र 13 ईयर्स का था और 13 ईयर्स में कोई बैटल नहीं लड़ सकता, तो हुमायूं का ट्रस्टेड जनरल थे बैरम का, वो अकबर की तरफ से बैटल लड़े थे और हेमू को हरा करके अकबर मतलब मुगल डायनेस्टी की वो मजबूत सी नींव रखी थी। आप इस बात को याद रखोगे। अब अगर हम एक आदमी की बात करते हैं सलीम की, मतलब पता नहीं रूलर क्यों था, कुछ अच्छे काम किए लेकिन कुछ बहुत बेकार काम। ही वॉज द सन ऑफ अकबर द ग्रेट एंड बिकेम एम्पेरर आफ्टर अकबर डेथ इन 1605। अकबर की डेथ के बाद 1605 में एम्पेरर बना। हिज फुल इंपीरियल नेम वाज नरूद्दीन मुहम्मद जहांगीर एंड जहांगीर मीन्स कन्करर ऑफ द वर्ल्ड। इसका नाम नरूद्दीन मोहम्मद जहांगीर था और जहांगीर का मतलब होता है कन्क्वेरर ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया पे कब्जा करने वाला। He continued Akbar administrative system and kept a general tolerant policy towards different religions. अलग अलग रिलीजन के प्रति इसने रिलीजियस टॉलरेंस वाली प्रॉपर्टी वो जो प्रोसीजर था उसको रखा। ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट स्पेशली मुगल पेंटिंग विच रिच्ड अ हाई लेवल ड्यूरिंग हिज रीजन। जहांगीर को माना जाता है कि इसके टाइम पीरियड में आर्ट एंड आर्किटेक्चर काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ। He died in 1627 while returning from Kashmir and was succeeded by Shahjahan। ये इसकी डेथ हो गई जब ये कश्मीर से वापस आ रहा था, और जहांगीर के डेथ के बाद शाहजहां, जिसको इंजीनियर किंग कहा जाता है, वो मुगल डायनेस्टी का रूलर बना। जहांगीर के बारे में एक चीज, इसलिए इसको एक युवती से प्रेम हुआ, मेहरुनिसा नाम था उसका, बाद में चाहे उसका नाम चेंज करके नूर जहां कर दिया, मतलब पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज। इसके बाद नूर जहां से मैरिज के बाद मुगल डायनेस्टी में, मुगल एम्पायर में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस उस लेडी का रहा। यहाँ तक कि जहांगीर अपने अंत समय में वो मदिरा और मतलब भोग विलास का जीवन जीने लगा और सारा कंट्रोल नूरजहां के हाथों में दे दिया। नूरजहां अपने सारे फैमिली वालों को मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड की, कि बहुत मतलब बुरी चीज थी। और थोड़ा सा वो डगमगाने वाला जो फेज था स्टार्ट हुआ था इसी टाइम पीरियड में जब नूरजहां के पास पावर आया था। अब शाहजहां के बारे में अगर हम बात करते हैं तो शाहजहां जो था, शाहजहां वाज द फिफ्थ मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया। ही बिल्ट द ताजमहल इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। इंजीनियर किंग बोला जाता है क्योंकि इसने क्या बनाया था, इसने बनाया था लाल किला, रेड फोर्ट, ताजमहल बनाया था, शाहजहानाबाद बनाया था, जामा मस्जिद बनाया था। इंजीनियर किंग, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया इसने चीजों को बनाने में। हिज रीजन इज नोन फॉर द मुगल आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग द रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद। एक साथ 1 लाख लोग यहाँ पर प्रेयर कर सकते हैं। रेड फोर्ट दीवाने आम दीवाने खास के लिए जाना जाता है।
He was the later imprisoned by his son Aurangzeb and died in 1666. बाद में इसके बेटे औरंगजेब ने इसे कैद कर दिया। शाहजहां की ख्वाहिश थी कि मतलब ऐसे जगह पे कैद करो कि मुझे वो ताजमहल का दीदार होता रहे और चलता है इतना, मतलब अपने फादर को कैद कर दिया और उसके बाद फिर लास्ट में उसकी डेथ हो गई थी। इसकी बेटी शाहजहां की काफी सेवा की थी अंत समय में शाहजहां की। तो बेटियां हमेशा बाप की सेवा करती है, इस बात को याद रखोगे। बेटे साथ छोड़ दे, बेटियां नहीं छोड़ती है। औरंगजेब के बारे में अगर हम बात करते हैं, औरंगजेब वॉज द सिक्स्थ मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया। इंडिया का छठा मुगल एम्पायर था। और औरंगजेब के बाद मुगल डायनेस्टी कमजोर हो जाएगी, वो पावर नहीं रहेगी जो पावर होनी चाहिए। ही रूल्ड फॉर नियरली 50 ईयर्स। देखिए 50 ईयर्स अकबर भी रूल किया था और 50 ईयर्स औरंगजेब भी रूल किया था, फ्रॉम 1658 टू 1707। अच्छा, अकबर के टाइम पीरियड में राजपूतों ने अगर चैलेंज क्रिएट किया, तो औरंगजेब के टाइम पीरियड में सिखों ने चैलेंज क्रिएट किया, ये बात याद रखोगे। हिज रीजन ब्रॉट द मुगल एम्पायर टू इट्स टेरिटोरियल पीक। मतलब कहा जाता है कि इसके टाइम पीरियड में मुगल एम्पायर अपने टेरिटोरियल पीक पे था, लेकिन इसकी एक ड्रीम थी साउथ इंडिया पे डेक्कन पे कंट्रोल करना, और इसकी ड्रीम ड्रीम ही रह गई। तब तक इसकी डेथ हो गई। 27 साल तक इसने डेक्कन प्लेटू में अपना व्यतीत कर दिया, प्रॉपर्टी मतलब पैसे बर्बाद किए, सैनिक बर्बाद किए, बट उसकी अधूरी ख्वाहिश के साथ ही उसकी डेथ हुई। कब्जा नहीं कर पाए क्योंकि मराठों ने भी बहुत ज़्यादा परेशान किया था। मराठों और सिखों ने मिलकर के औरंगजेब को परेशान करके रखा पूरे लाइफ में। ही इज रिमेंबर्ड एज ए स्ट्रिक्ट रूलर बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज लाइक जाजिया एंड रिलीजियस कंजर्वेटिज्म। जाजिया टैक्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप इस्लाम को फॉलो नहीं करते, तो आपसे एक अलग टैक्स लिया जाएगा और उस टैक्स को जाजिया टैक्स कहा जाता है। रिलीजियस कंजर्वेटिज्म मतलब रिलीजन के नाम पे आपको चेंज किया जाएगा। अगर आप मुस्लिम से अगर हिंदू से मुस्लिम हो जाते तो आपको प्रेफरेंसेस दी जाएगी। तो अपने स्ट्रिक्ट रूल के लिए औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब बहुत ज़्यादा अच्छा रूलर था नहीं, हाँ टेरिटरी इसके पास अच्छी खासी थी, बट डेक्कन को जीतने के क्रम में इसने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी लॉस कर दिया। तो ये कहा जाता है कि इसके डेथ के बाद मुगल डायनेस्टी लगभग बर्बाद हो गई। पैसे थे नहीं, आपके खजाने खाली थे, डेक्कन जीतने के चक्कर में आगे के रूलर आप कैपेबल नहीं थे, और इसी के साथ रियल मुगल डायनेस्टी एक्सटेंड करके हम 1857 तक ले गए, बट जो रियल मुगल डायनेस्टी थी यहाँ से खत्म हो जाती है। अब एक पॉइंट है इसमें कि औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज क्या थी, तो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मोटिव्स। सम स्कॉलर्स बिलीव दैट औरंगजेब एक्शंस वर ड्रिवन बाय बोथ पॉलिटिकल गोल्स एंड पर्सनल रिलीजियस बिलीफ। एक तो पॉलिटिकल गोल्स भी था, जिसमें इसने एक सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि इस्लाम को मान ले। एंड पर्सनल रिलीजियस बिलीफ, व्यक्तिगत रिलीजियस बिलीफ भी इसका था कि हर किसी को इस्लाम की आइडियोलॉजी मानना चाहिए। एक कट्टर इस्लामिक आइडियोलॉजी वाला रूलर था। ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय टेम्पल, इसने टेम्पल बर्बाद करने का ऑर्डर दिया। इन 1669 औरंगजेब ऑर्डर गवर्नर टू डिमोलिश स्कूल्स एंड टेम्पल्स ऑफ नॉन मुस्लिम एंड स्टॉप देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। मतलब जैसा हम जानते हैं कि अकबर जो था रिलीजियस टॉलरेंस था, और ये आदमी जो था दूसरे रिलीजन वालों को देखना नहीं चाहता था। इसने काशी का वो विश्वनाथ टेम्पल भी डैमेज करने करने की कोशिश की, बाद में अहिल्याबाई होलकर ने उसे बनवाया। इसके अलावा इसने इसके अलावा इसने जो हिंदू टेम्पल्स थे या जो स्कूल्स थे, जो गुरुकुल्स थे, उसको भी बर्बाद करने की कोशिश की, बर्बाद किया भी काफी हद तक। Destructions of religious places, temples at Varanasi, Mathura, and Somnath temple, along with the several Jain temples and Sikh gurdwaras were destroyed. इस्लामिक आइडियोलॉजी के अलावा आप अगर कुछ भी हैं, तो आपकी उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये आइडियोलॉजी औरंगजेब का था। Persecutions of other communities, औरंगजेब also persecuted Muslim to other sects, including Sufi and followers of Zoroastrianism. पारसीज लोग जो थे या जोरास्ट्रिज्म वाले जो थे, जिसको हम पारसी बोलते हैं, या सूफी वाले जो थे, उनको भी उसने प्रॉब्लम क्रिएट किया, उनको भी मारा। बस वो कट्टर इस्लामिक आइडियोलॉजी वाला आदमी था। अगर आप कट्टर इस्लामिक आइडियोलॉजी मानते हैं, आपको छोड़ देगा, नहीं मानते आपको निपटा देगा, मार देगा। निपटा देगा मतलब मार देगा, सॉरी। अच्छा, रानी दुर्गावती। हिस्ट्री में हम कुछ कुछ जो रानी लोग थी उनको देखते हैं कि वो बड़ा चैलेंजेस क्रिएट किए, बड़े मतलब बड़ा अच्छा से लड़ी दुश्मनों से।
प्रीवियस से मतलब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे अहिल्याबाई होलकर और ताराबाई के बारे में कि वो दुश्मनों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की। रानी दुर्गावती ने भी अंत समय तक लड़ा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की मुगलों के लिए। वाइस एंड कैपेबल रूलर, पहले तो महिलाएं रूलर होती नहीं थी, बट जो भी महिलाओं का हमने प्रमाण देखा काफ़ी कैपेबल थी। रूलर लाइक रानी दुर्गावती रूल द ग्रह किंगडम्स वाइजली एंड मेड हर किंगडम्स प्रॉस्पर। ग्रह कटंगा वाले रीजन्स पे ये रूल करती थी। नाम था रानी दुर्गावती। ब्रेव डिफेंडर ऑफ हर किंगडम शी मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफ 20,000 सोल्जर। मतलब इसने इन्होंने अपने किंगडम को ब्रेवली से डिफेंड किया और 20,000 सोल्जर थे इनकी आर्मी में, 1,000 एलिफेंट्स थे और सक्सेसफुली रिपेल्ड सेवरल इन्वेजन और बहुत सारे इन्वेजन अटैक को सक्सेसफुली रिपेल करते बचा लिया अपने किंगडम को। मतलब वो औरत जान के कमजोर समझा है क्या वाली आइडियोलॉजी थी। बड़ा अच्छा बैटल लड़ती थी। एक पिक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिसमें तलवार के साथ इनको रिप्रेजेंट किया गया है। हीरोइक सेक्रीफाइसेस इन 1564 शी फाउट ब्रेवली अगेंस्ट द मुगल आर्मी सेंट बाय अकबर। अकबर ऐसे छोटे बैटल नहीं लड़ता था, तो मुगल आर्मी जो भेजी गई उससे ब्रेवली लड़ी। व्हेन सीरियसली वांटेड शी चूजन डेथ ओवर कैप्चर एंड बिकम अ सिंबल ऑफ करेज एंड रेजिस्टेंस। जब वो पूरी तरह से घायल हो गई थी, उन्होंने मरना पसंद किया। उस सिचुएशन से बचने के लिए जब उनको पकड़ करके प्रताड़ित किया जाता, उन्होंने अपने आप को मार डाला। तो ऐसी वीरांगनाओं को हमें याद करना चाहिए, रिस्पेक्ट पे करना चाहिए कि जिन्होंने आज से बहुत साल पहले तक ब्रेवली के साथ लड़ी। आज हम अपनी बातें कोई नॉर्मल आदमी के सामने नहीं रख पाते हैं, और उस समय अकबर जैसे माइटी पावर से लड़ी रानी दुर्गावती, तो हम इन्हें सिंबल्स के रूप में यूज कर सकते हैं। The Rajput became powerful rulers and established strong kingdoms in northern and western India. राजपूत जो थे नदन और वेस्टर्न इंडिया में स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाए, बहुत ही मजबूत किंगडम, जिसमें इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया। किनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया? अकबर मुगल डायनेस्टी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। दे वर नोन फॉर देयर करेज एंड फाउट अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन्स टू प्रोटेक्ट देयर टेरिटरीज। नॉर्थ इंडिया में और जो वेस्टर्न इंडिया है जहाँ पर राजस्थान है वहाँ पर, और नॉर्थ इंडिया में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया। जब भी राजपूतों ने अकबर को प्रॉब्लम क्रिएट दिया, राजपूतों ने औरंगजेब को प्रॉब्लम प्रॉब्लम दिया। दिल्ली सल्तनत के जो भी रूलर्स थे उनके सबसे बड़े दुश्मन राजपूत थे। दे वर नोन फॉर देयर करेज एंड फाउट अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेजन टू प्रोटेक्ट देयर टेरिटरीज। अपनी टेरिटरीज को बचाने के लिए लाखों लोग लाखों राजपूत रूलर जो थे वो मारे गए। अच्छा, आजकल का एक ट्रेंड जो चल रहा है कि कोई भी आकर के किसी भी मतलब राजपूत रूलर को आप बोल दो कि हाँ ये अलग आदमी थे, अच्छे आदमी, तो जिस समय आप लड़ना नहीं जानते थे, घर में बैठे रहते, तो उस समय उन्होंने अपने प्राणों की बलि दी, अपने खून से सींचा इस धरती को। जब राजपूत थोड़ा सा कमजोर पड़ते हैं कि फॉरेन इन्वेडर आ जाते हैं, जब तक राजपूत मजबूत थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इंडिया पे इंटर करे। और राजपूत में महिलाएं वीरांगनाएं जो इतनी मजबूत हुआ करती थी अपने मतलब वो अपने इरादों को लेकर के कि उनको पता था कि अब अटैक करेंगे फॉरेन इन्वेडर, सब हमारे स्टेट्स में आ जाएंगे, हमारे सारे मर्द जाति के लोग मारे जा चुके हैं, जौहर कर लेती थी। तो ऐसे वीर जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, वैसे वीरों को भूलना नहीं चाहिए। दे वर नोन फॉर देयर करेज एंड फाउट अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन टू प्रोटेक्ट देयर टेरिटरीज। इन्होंने स्ट्रांगली मतलब अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट किया। द राजपूत बिल्ट इन इम्प्रेसिव फोर्ट पैलेसेस एंड टेम्पल्स विच इनरिच्ड इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। राजपूतों ने काफ़ी अच्छा पैलेसेस, टेम्पल्स और आर्ट और आर्किटेक्चर्स का सेंटर बनाया, जो हमारे इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। हमारे इंडिया को वो प्रोस्पेरस बनाता है उन सारी चीज़ें। Maharana Pratap refused to accept Mughal suzerainty and became the symbol of Rajput resistance against the Mughal Empire. महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं कि सिसोदिया डायनेस्टी से थे, वहीं मेवाड़ में जो राणा सांगा लड़े थे उन्हीं की डायनेस्टी से थे। और मुगलों को सबसे ज्यादा किसने परेशान किया? महाराणा प्रताप। 1576 ही फॉट द मुगल एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में मुगलों से लड़े थे। एक जगह राजस्थान में नैरो सा पासेज है, वहीं पर ऑल्दो द मुगल आर्मी वाज स्ट्रॉन्गर, प्रताप एस्केप्ड एंड कंटिन्यू द स्ट्रगल। क्योंकि मुगलों के पास इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मुगलों के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, तो उस बहुत बड़ी आर्मी से क्योंकि हम मूर्खता और बहादुरी में डिफरेंस होता है, वहां से स्केप कर जाते, घायल हो जाते युद्ध में, तो और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते, गुरिल्ला वॉरफेयर करते, मार के छुप जाते जंगलों में। और बहुत सारे जो कैप्चर किए गए फोर्ट थे मुगलों के द्वारा,
उसको फिर से रिकैप्चर कर लेते हैं। Maharana Pratap carried out guerrilla warfare from the Aravalli Hills for many years. He received strong support from the Bhil people, who served as archer and helped him with their knowledge of the local terrain. भील लोग जो थे, लोकल टेरन आसपास की चीजें उनके अच्छा से उनकी जानकारी थी, उन्होंने इनके सपोर्ट में काफी ज्यादा वो फाइट किया। इनके आर्चर्स थे, इनके धनुधारी थे। अहुम्स की अगर पूछा जाए कि अहुम्स कहाँ के थे, तो अहुम्स असम के थे। याद रखोगे इस बात को। अहुम ने मुगलों को हराया, क्योंकि ये भी अपने जंगलों को अच्छा से जानते थे मुगलों को कंपेयर में। द अहुम्स पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार टू द ब्रह्मपुत्र वैली इन 13th सेंचुरी एंड एस्टेब्लिश द अहुम किंगडम्स। म्यांमार से माइग्रेट करके ब्रह्मपुत्र वैली में आकर के अहुम किंगडम सेटअप किया था। The Ahom rulers strongly resisted attempt by the Delhi Sultanate and Mughal Empire to expand into the northeast India. अहोम ने स्ट्रांगली अपोज किया और स्ट्रांगली अपोज करके मुगलों को एक्सपेंड नहीं होने दिया ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। द अहोम्स इंट्रोड्यूस द पैक सिस्टम इन विच द पीपल प्रोवाइडेड लेबर और मिलिट्री सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर लैंड राइट्स। आपको लैंड राइट्स है, इसके बदले में आप हमें वो मतलब वो सिस्टम प्रोवाइड कीजिएगा जिसमें मिलिट्री सर्विसेज रहेगा, लेबर के रूप में आप आर्मी एम्पायर के लिए काम करोगे। They also promoted agriculture, encouraged different faiths, and contributed to the rich culture of Assam. असम के रिच कल्चर्स देखने को मिलते हैं, इनकरेज करते डिफरेंट फेथ्स को, उस पे फेमस आइडियोलॉजीज भी रहते हैं। एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाता है ब्रह्मपुत्र वैली में। याद रखो, याद रखने वाली बात कि मुगलों को इन्होंने हराया, नॉर्थ ईस्ट में मुगलों का एक्सपेंशन नहीं होने दिया, म्यांमार से आकर के ब्रह्मपुत्र वैली में सेटल हुए थे। राइज ऑफ सिख, जैसे सिख के बारे में हम क्या जानते हैं कि सिख का जो राइज हुआ था, गुरु नानक देव ने 1569 में सिखिज्म को सेटअप किया। इन इक्वालिटी ऑनेस्टी एंड मतलब 1569 में उनका जन्म हुआ था, उसके 10-15-20 साल बाद उन्होंने सेटअप किया सिखिज्म को। द सिख गुरु स्ट्रेंथ एंड ऑर्गेनाइज द सिख कम्युनिटी विच ग्रू रैपिडली इन पंजाब। सिख गुरु जो थे ऑर्गेनाइज की सिख कम्युनिटी को, जो रैपिडली पंजाब में ग्रो की। सेवरल सिख गुरुज अपोज्ड मुगल पॉलिसीज एंड फेस्ड persecution including Guru Tegh Bahadur who was executed by औरंगजेब। मतलब ऑफर दे दिया गया था कि या तो आप इस्लाम को चूज कर लीजिए या मरना पसंद कीजिए। तेग बहादुर मरना पसंद किए। दीवारों में चुनवा दिए, खड़ा करके दोनों साइड से दीवार जोड़ते। कितना उस आदमी को तड़पना पड़ता होगा, फिर भी उन लोगों ने अपने रिलीजन को नहीं छोड़ा। अकबर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं, तो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में चीजें थी कि अकबर इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन बाय अपॉइंटिंग मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिलिट्री अफेयर्स, पब्लिक वर्क्स, जस्टिस, एजुकेशन एंड रिलीजियस मैटर। जितने भी मैटर्स होते हैं उन सारे के लिए उसने मिनिस्टर्स अपॉइंट करके रखा था। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 12 प्रोविंसेस, सूबाज। प्रोविंसेस मतलब सूबाज होता है विच वर फर्दर सब डिवाइडेड फॉर द बेटर गवर्नेंस। मतलब एक बड़े एम्पायर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था ताकि अच्छा से एडमिनिस्ट्रेट कर सके उस पर। Akbar introduced the Mansabdari system in which officers Mansabdar were given rank and hold the maintain of fixed number of soldiers, horses and elephant। मनसाब में जो मनसाब होते थे, मनसबदार जो बना बाद में, तो उनको रैंक दिया जाता था। जिनका जितना रैंक उतना ऑथोरिटीज उनके पास रहेगी। मनसबदार वर यूजुअली पेड थ्रू लैंड ग्रांट्स कॉल्ड द जागीर्स एंड वर देयरफॉर नोन एज द जागीरदार्स। इनको इसके बाद जागीरदार्स भी बोला जाता है। ठीक है। जागीरदार जो लैंड ग्रांट करते थे, मनसबदार जो रैंक होल्ड करते थे। Economic activities in India, 13th and 17th century, India remains one of the wealthiest region of the world due to agriculture, handicrafts, guilds, srenis, and jadis. And well-developed trade networks during the Sultanate and Mughal period, roads, bridges, canals, irrigation work, and new cities were built, improving trade and communication। नए cities बने, improve हुआ trade और communications। Coins made of different metals and dominated were introduced with the help of expanded trade and economic activities across the subcontinent। मतलब इस समय ट्रेड ये सब भी काफी ज्यादा बढ़ा। अब यहाँ पर बोला कि इंडिया रिनेम द वेल्थिएस्ट रीजन, पूरी दुनिया का सबसे रिच रीजन था। सल्तनत पीरियड में रोड्स, ब्रिज, कैनाल्स, इरिगेशन वर्क हुए, न्यू सिटीज बने, इंप्रूव हुआ ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। क्वाइंस बने डिफरेंट मेटल्स के, उस पर डेमोस्ट्रेट होते थे उनके नाम, रूलर्स के नाम, रूलिंग टाइम पीरियड। ट्रेड हुआ, फॉरेन कंट्री के साथ हम लोग ट्रेड किए।
इकोनॉमिक एक्टिविटीज पूरे सब कॉन्टिनेंट में, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये वाला जो सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है यहाँ पर, मतलब प्रोस्पेरस था ये रीजन, काफ़ी ज़्यादा हम लोग डेवलप थे। टेम्पल्स एंड इकोनॉमिक लाइफ, याद रखिए टेम्पल हमेशा इकोनॉमिक लाइफ का सेंटर होता है। साउथ इंडिया के हर मूवी में टेम्पल में ही सारी चीज़ें होती है, मतलब जितनी भी अच्छी वर्क है टेम्पल में होते हैं, चाहे फेयर लगना हो, कोई नृत्य पे हो, कोई कल्चरल पे परफॉर्मेंसेस हो, वो सारे। Temples were center of worship, learning, trade, and social activities. They built irrigation facilities, rest houses, and provided credit to merchants. ये merchants को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, रेस्ट हाउसेज होता है, और इरिगेशन के लिए सारी चीज़ें, मतलब यहाँ से ओरिजिनेट हो सकते हैं, वो बड़ा सा लेक हो, वहाँ से सारी चीज़ें हो। बाय द लेट 1600s मेनी peasants and workers faced poverty due to heavy taxes and frequent wars. लगातार लड़ाई से और हेवी टैक्सेशन से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुआ, मतलब बहुत सारे लोगों को अपनी डेली लाइफ जीने में भी प्रॉब्लम हुआ, हेवी टैक्स से और लड़ाई, कंटिन्यू लड़ाई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। Cultural and Braki resilience in India. Rulers and communities supported art, literature, tradition, creating a, देखिए रूलर्स जो थे, आर्ट, लिटरेचर, ट्रेडिशंस, क्रिएटिंग अ रिच शेयर्ड कल्चर हेरिटेज, और उसमें से जहांगीर, शाहजहां, अकबर कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट किया इन सारी चीज़ों को। डिस्पाइट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड चैलेंजेस, कंटिन्यू वॉर से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती थी और डिफरेंट चैलेंजेस होता था। इंडिया रिमेन्ड प्रोस्पेरस एंड शोड रेजिलियंस थ्रू ब्रेवरी, क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी एंड enduring value, मतलब enduring वैल्यू, स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिविटी, ब्रेवरी, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड थी, जिसमें मतलब ये पूरा टाइम पीरियड थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा। हर किसी को लड़ाई करना पड़ा, कोई एकदम वो सेफ जोन में जाकर के नहीं रह सकता था। अगर रूलर्स हैं तो वॉर में इन्वॉल्व रहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी ठीक ठाक थी, दिल्ली एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट थे, इरीगेशन की, इस तरह से मिला जुला इसका आउटकम्स रहता है पूरे दिल्ली सल्तनत का। और इस तरह से इसका पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट किए, चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप हमसे जुड़ करके, कभी 24/7 अवेलेबल है आपके लिए हम लोग, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। या इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर या वर्कशीट, कुछ भी टेस्ट पेपर, तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। मतलब आप अपने प्रिपरेशन को, आप अपने एकेडमिक जो एजुकेशन से उसको कितना बेहतरीन बना सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके, आप एक बार जुड़ कर देखिए, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, कोई क्वेरी से आपको किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप उसको कमेंट करके पूछ लीजिए, या टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं ग्रुप ज्वाइन करके। इसके अलावा एआई सपोर्ट भी हमारे पास है, जिसके थ्रू आप अपने, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सुटेबल आंसर वहाँ से गेन कर सकते हैं। सारी चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।